हाँ, इस वीडियो में हम आपको नेत्र विकार पार्ट 4 में मोतियाबिंद या कटरैक्ट पार्ट 1 के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि ये नेत्र विकार की जो श्रृंखला चल रही है, इससे पहले भी तमाम डिजीज के बारे में हमने आपके साथ चर्चा किया है, लेकिन आज हम जिस डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे उसको कहते हैं कटरैक्ट या मोतियाबिंद। ये मोतियाबिंद होता क्या है? तो यह कोई बहुत यूनिक नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आम बीमारी है ऐसे व्यक्तियों में जिनकी उम्र 50 से ऊपर जा रही हो, यानी 50 उम्र के बाद यह प्रायः लोगों में दिखाई देने लगता है कटरैक्ट, या जिसको आप मोतियाबिंद बोलते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें तकलीफ तो कुछ नहीं होती है, लेकिन दृष्टि में दिक्कत होने लगती है। इसमें परिवर्तन क्या हो जाता है? इसमें जो प्राकृतिक नेचुरल लेंस होता है आँख का, वो जो है अपारदर्शी हो जाता है, यानी सामने दिखता नहीं है, विजन में प्रॉब्लम होने लगती है। और धीरे धीरे यह एक बाइक नहीं होता है, एकाएक नहीं होता है, यह धीरे 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 विजन जो है कम होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति को बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। यह बीमारी कभी कभी एक आँख में और कभी कभी दोनों आँख में भी हो सकती है। तो ये 50 के उम्र वालों को, 50 से ऊपर के उम्र वालों व्यक्तियों में यह एक बहुत ही सामान्य आँख की बीमारी है, जो प्रायः आप अपने अगल बगल इसको देखे भी होंगे, देखते भी होंगे। इसमें भी वैरायटी होती है, यह कई तरह की मानी जाती है। तो इसकी वैरायटी में बताया जाएगा। जो पहली वैरायटी इसकी है न्यूक्लियर कटरैक्ट, दूसरी है कार्टिकल कटरैक्ट और तीसरी है सब कैप्सुलर कटरैक्ट। यानी कटरैक्ट को हम 3 कैटेगरी में बांट करके इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जो पहला न्यूक्लियर कटरैक्ट है, ये क्या होता है? ये जो है न्यूक्लियर कटरैक्ट, यह बढ़ती हुई उम्र से संबंधित कटरैक्ट होता है। यानी जब उम्र बढ़ने लगती है, 50 से ऊपर जाने लगती है, तो ऐसे व्यक्तियों में आमतौर से देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है कि इसमें लेंस के सेंट्रल जोन में हार्डनिंग या येलोइंग हो जाती है, यानी जो उसका केंद्रक है, सेंटर है, उसमें या तो येलो कलर का कोई मटेरियल दिखने लगता है या फिर वो उसमें हार्डनिंग हो जाती है। और दूसरा जो बताया गया है वो है कार्टिकल कटरैक्ट। तो इस तरह का जो कटरैक्ट होता है, यह लेंस के मार्जिन पर, पेरिफेरी पर होता है, माने उसके बाहरी साइड में होता है, सेंटर में नहीं होता है। ये न्यूक्लियर वाला उसके सेंटर में होता है। तीसरा है सब कैप्सुलर कटरैक्ट। यह कटरैक्ट लेंस के पीछे वाले भाग पर बनता है। यह प्रायः ऐसे व्यक्तियों में इसके होने के चांसेस अधिक होते हैं जो मूलतः डायबिटिक हैं, या फिर जो हाई डोज में रेगुलरिटी के साथ लंबे समय से स्टेरॉयड ग्रुप की दवाओं का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में ये सब कैप्सुलर कटरैक्ट के होने के चांसेस अधिक होते हैं, प्रायः उन्हीं व्यक्तियों में पाए जाते हैं। अब इसमें कारण बताया गया, तो कारण में बहुत सारे कारण बताए जाते हैं जिनकी वजह से ये कटरैक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहला इसका कारण, जो आम कारण है, वो है उम्र का बढ़ना। यानी ऊपर इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया कि 50 से ऊपर वाले व्यक्तियों में प्रायः कटरैक्ट होते हुए देखा गया है। कटरैक्ट की समस्या से लोग ग्रसित पाए गए हैं। दूसरा जो कारण बताया गया है आंखों का ट्रोमा, यानी आंख में चोट लग जाए, इंजरी हो जाए तो भी कटरैक्ट हो सकता है। तीसरे कारण में बताया गया अल्ट्रावायलेट किरणें। ये जो सूर्य प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उनके रेडिएशन से भी कटरैक्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। चौथे में बताया गया आनुवांशिकता, यानी ये हेरिडिटी में भी मिलता है। पिता को हुआ तो अगली पीढ़ी के संतान को भी हो सकता है। पांचवा बताया गया धूम्रपान। ये जो लोग सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हैं, उनमें कटरैक्ट के होने के चांसेस अधिक होते हैं। या फिर ऐसे व्यक्ति जो अल्कोहल का लॉन्ग टर्म और हेवी अमाउंट में अल्कोहल यूज करते हैं, प्रतिदिन लेते हैं,
ऐसे व्यक्तियों में भी कैटरेक्ट के होने के चांसेस अधिक होते हैं। और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनके लंबे समय तक प्रयोग करने के बाद भी कैटरेक्ट का दुष्परिणाम देखने को मिलता है। वे ड्रग्स खासतौर से कार्टिकास्टेरॉइड ग्रुप्स के ड्रग हैं और दूसरा है नियोटिक्स। तो कार्टिकास्टेरॉइड ग्रुप तो आप समझते हैं, कार्टिसोन ग्रुप की दवाएं जो लंबे समय तक यूज करते हैं उनमें कैटरेक्ट के चांसेस बनते हैं। और ये दूसरा ग्रुप है नियोटिक्स। यह ग्रुप दवाओं का एक ऐसा ग्रुप है जो खास तौर से ग्लूकोमा वगैरह के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, लेकिन अगर इसको लंबे समय तक यूज किया जाए तो फिर कैटरेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें कैटरेक्ट प्राय होते देखा गया है। ये बीमारियां हैं डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, हाइपो या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, यानी हाइपरटेंशन से भी कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज वालों को तो काफ़ी चांसेस होते हैं। हाइपो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ये पैराथायरॉयड हार्मोन पैराथायरॉक्सिन जो ये ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड पैराथायरॉयड, उसका सिक्रीशन सामान्य से कम हो या फिर सामान्य से अधिक हो, हाइपो हो या हाइपर हो, तब भी उसके प्रभाव से भी ये कैटरेक्ट की या मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो सकती है। चौथे पर बताया गया है हाइपोथायरॉयडिज्म। जब थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन सामान्य से कम होने लगता है तो कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइपोकैल्सीमिया, बॉडी में ब्लड में कैल्शियम का लेवल जब सामान्य से कम हो जाता है, बिलो द नॉर्मल रेंज हो जाता है, तो कैटरेक्ट या मोतियाबिंद की प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर बहुत सारे आगे ये साइंटिस्ट जिन्होंने सर्च किया है, इनके नाम पर तमाम ये सिंड्रोम हैं, बीमारियां हैं जिनमें कैटरेक्ट या मोतियाबिंद के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे लोब सिंड्रोम, ये लोब नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने आँख की कुछ ऐसी बीमारियां या शरीर की कुछ ऐसी बीमारियों को सर्च किया जिसमें कैटरेक्ट या मोतियाबिंद होने के चांसेस अधिक बढ़ जाते हैं। और सातवां बताया गया डाउन सिंड्रोम। यह एक जेनेटिक बीमारी होती है जो क्रोमोसोम्स के असमान पोजीशन में होती है, कम या बेसी होने के पोजीशन में ये डाउन सिंड्रोम होता है। इसमें डाउन सिंड्रोम वालों को मोतियाबिंद होने के चांसेस अधिक होते हैं। फिर एडवर्ड सिंड्रोम, यह भी बहुत सारे बीमारियों का एक गुच्छा, लक्षणों का एक गुच्छा है जिसको एडवर्ड महोदय ने खोजा था। तो उन तमाम बीमारियों की वजह से भी कैटरेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर विल्सन्स डिजीज। फिर नंबर 10 पर बताया गया रेटिनाइटिस, यानी रेटिना में जब इन्फ्लेमेशन हो जाए, कारण चाहे उसका जो भी हो, तो ये मोतियाबिंद की प्रॉब्लम आम हो सकती है। फिर रेटिनल डिटैचमेंट, ये जो पोस्टीरियर लेयर होती है आई की, उसको रेटिना बोलते हैं। जब वो दूरी उसकी बन जाती है आई से, तो फिर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसके वजह से ये मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके लक्षण भी कुछ बताए गए हैं, तो लक्षणों के आधार पर देखिए क्या क्या लक्षण आपको मिलते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ क्लाउडी लेंस, ये जो लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है, यानी वहाँ पर ये जो प्रोटीन होते हैं वो टूट करके और फिर क्लम्पिंग कर जाते हैं, उसी को कहते हैं क्लाउडी लेंस। तो लेंस में इस तरह के प्रोटीन के टूटने से जो गुच्छे बनते हैं उसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ क्लाउडी लेंस। तो इस तरह का लक्षण मिलेगा। फिर ब्लर विजन मिलेगा, यानी देखने में झिलमिलाहट, विजन का धीरे धीरे कम होना, ये दृष्टि जो है धीरे धीरे कम होना शुरू होती है, डिक्रीज हो जाती है। फोटोफोबिया, प्रकाश से दिक्कत होती है, कम प्रकाश में अच्छी तरह से दिखता है। जब प्रकाश से फोबिया होगी, माने तेज प्रकाश में देखने में दिक्कत होगी उसे, तो निश्चित रूप से कम प्रकाश में देखने पर उसे फैसिलिटी मिलेगी, सुविधा होगी, तो कम प्रकाश में वो चीज़ों को अच्छी तरह से देख पाता है। फिर हेलास, ये लेंस के चारों तरफ एक रिंग जैसा, जैसे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में आप देखते हैं उसके चारों तरफ एक रिंग जैसा बन जाता है,
तो इस तरह का भी फिगर देखने को मिलता है। फिर व्यक्ति को रंगों में भेद न कर पाने की प्रॉब्लम होती है, यानी मोतियाबिंद से ग्रसित व्यक्ति रंगों को पहचान नहीं पाता है। तो ये तमाम लक्षण बताए गए हैं। अब हम डायग्नोसिस जब करते हैं कि वास्तव में कैटरेक्ट या मोतियाबिंद है या आँख की कोई दूसरी प्रॉब्लम है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो लक्षणों के आधार पर, यानी पेशेंट में जो लक्षण प्रेजेंट हैं, जो दिख रहे हैं, उनको हम आधार बनाते हैं डायग्नोसिस के लिए। और नंबर 2 पर ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होती है, जिसके माध्यम से हम आंखों का एग्जामिनेशन करते हैं। तो इसको आधार बनाते हैं डायग्नोसिस के लिए, और फिर लक्षणों की उपस्थिति के आधार पर हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि वास्तव में पीड़ित व्यक्ति मोतियाबिंद से ही ग्रसित है। अब जब ये लक्षण वगैरह सब कुछ मिल गए, फिर ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन में भी ये प्रूव हो गया कि नहीं वास्तव में मोतियाबिंद ही है, तो फिर हमको इसके अकॉर्डिंग उसका कुछ ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट के लिए बताया जाता है कि कैटरेक्ट का कोई मेडिकल में इलाज नहीं है, इसका जो सही उपचार है वो वास्तव में है क्या, वो है इसका सर्जरी करना। सर्जरी ही इसकी पक्का प्रॉपर उपचार मानी जाती है। इसमें प्राकृतिक लेंस को हटा करके हम इंट्राऑकुलर लेंस को फिट कर देते हैं, और लेंस को रिमूवल के बाद आई ग्लास या कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग भी किया जा सकता है। सर्जरी के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं, यानी अलग अलग कारणों के हिसाब से अलग अलग तरह की सर्जरी की जाती है। ये कई तरह से की जाती है। तो देखिए, इसमें पहले जो सर्जरी हम करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। दूसरा होता है इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। तीसरा है फेको इमर्सिफिकेशन। चौथा इंट्राऑकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। ये 4 विधियां आमतौर से अपनाई जाती हैं, लेकिन इनमें जो सबसे कॉमन विधि अपनाई जाती है वो है एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। यानी इस विधि में हम लेंस तथा लेंस के अग्रभाग को हटा देते हैं, और जबकि उसके पोस्टीरियर लेंस के पोस्टीरियर कैप्सूल को मेंटेन रखते हैं। फिर उसमें हम इंट्राऑकुलर लेंस फिट कर देते हैं। यह सबसे सामान्य विधि मानी जाती है। एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन में हम करते क्या हैं कि या इस विधि में लेंस तथा लेंस के अगले हिस्से को, इंटीरियर पार्ट को रिप्लेस कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, जबकि उसके पोस्टीरियर लेंस कैप्सूल को मेंटेन करते हैं, बिना टूट के सुरक्षित रखते हैं, और हटाने के बाद इसमें इंट्राऑकुलर लेंस को फिट कर देते हैं। यह सबसे सामान्य विधि मानी जाती है। जो दूसरा उपाय बताया गया वो है इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, इस विधि में हम लेंस तथा लेंस कैप्सूल को पूरी तरह रिप्लेस कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और बाकी फिर उसको हम लेंस फिट कर देते हैं उसमें। तीसरा है फेको इमल्सिफिकेशन। अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशन के द्वारा हम लेंस के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, फिर एक एक टुकड़े को हम रिमूव कर देते हैं। ये होता है फेको इमल्सिफिकेशन। चौथा है इंट्राऑकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। इसमें लेंस को रिमूव कर देते हैं और उसमें इंट्राऑकुलर इम्प्लांटेशन कर देते हैं। तो ये रहा चौथा सर्जरी का उपाय, मेथड। अब हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं। ये नेत्र विकार पार्ट 4 में मोतियाबिंद कैटरेक्ट पार्ट 1 में क्या मिलेगा आपको, जैसा कि बहुत सारे नेत्र प्रॉब्लम्स के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर लिया है। अब यहाँ पर हम ये मोतियाबिंद, जो कि बहुत ही कॉमन नाक की प्रॉब्लम है और यह 50 वर्ष के ऊपर की उम्र वालों में प्रायः देखने को मिलता है। इसमें आँख का विजन कम हो जाता है और धीरे धीरे धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, और फिर बाद में पूरी तरीके से दिखना बंद हो जाता है। यह कभी कभी एक आँख में और कभी कभी दोनों आँख में हो जाता है। तो मोतियाबिंद कोई बहुत अनकॉमन या बहुत असामान्य आँख की बीमारी नहीं है, यह बहुत ही सामान्य बीमारी है जो 50 से ऊपर उम्र वालों में प्रायः देखने को मिलती है।
इसमें भी वैरायटी होती है। पहली वैरायटी है न्यूक्लियर कैटरेक्ट, कार्टिकल कैटरेक्ट और सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। न्यूक्लियर कैटरेक्ट क्या है? यह उम्र के बढ़ने के साथ होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें लेंस के सेंट्रल जोन में हार्डनिंग या येलो कलर का एक मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर कैटरेक्ट। यानी लेंस के न्यूक्लियस में, सेंटर में ये प्रॉब्लम होती है मोतियाबिंद। दूसरा है कार्टिकल कैटरेक्ट, जैसा नाम वैसा काम। यह कैटरेक्ट लेंस के पेरिफेरी पर यानी उसकी परिधि पर, बाहरी मार्जिन पर बनती है, इस तरह का प्रॉब्लम होती है। और तीसरा है सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। यह कैटरेक्ट लेंस के पीछे वाले भाग पर बनता है। यह खास तौर से डायबिटिक और लॉन्ग टर्म जो हाई डोज में स्टेरॉयड ड्रग्स का यूज करते हैं, उनमें होने के चांसेस अधिक होते हैं। इसके कारण में बताया गया उम्र का बढ़ना, आंखों में चोट का लगना, अल्ट्रावायलेट किरणों का से एक्सपोज होना, हेरिडिटरी, स्मोकिंग और लॉन्ग टर्म अल्कोहल का अत्यधिक प्रयोग करना, कुछ ऐसे ड्रग्स जिनके यूज के प्रयोग करने की वजह से भी हो सकता है, जैसे कार्टिकास्टेरॉइड ग्रुप की दवाएं हैं या फिर विमोटिस ग्रुप की दवाएं हैं, तो इनको यूज करने से लॉन्ग टर्म मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर कुछ बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज मेलाइटस है, हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, या फिर हाइपर पैराथायराइडिज्म है, या फिर हाइपोथायरोडिज्म है, फिर हाइपोकैल्सीमिया है, लोब सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, विल्सन्स डिजीज है, और ये फिर रेटिना का इन्फ्लेमेशन है, फिर रेटिना का आई से थोड़ा दूर हो जाना है। तो ये तमाम कारण इसके बताए गए। लक्षण में आपको दिखेगा प्रेजेंस ऑफ क्लाउडी लेंस। लेंस जो है इसकी प्रोटीन जो है टूट टूट कर टुकड़े में बिखर जाती है और फिर आपस में क्लम्पिंग कर जाती है, गुच्छा बना लेती है। तो इस तरह का लक्षण देखने को मिलेगा। फिर ये झिलमिलाहट के साथ दृष्टि होगी, विजन दृष्टि धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी, कम होने लगेगी। प्रकाश में माने फास्ट सनलाइट में जाने पर, तेज धूप में जाने पर उसे दिक्कत महसूस होगी, लेकिन कम प्रकाश में उसे इजीनेस होता है, वो वस्तुओं को देख पाता है। फिर हेलास यानी लेंस के चारों तरफ, जैसे ग्रहण के समय आपने देखा होगा सूर्य चंद्रमा के चारों तरफ एक रिंग बन जाती है, उस तरह का रिंग का फॉर्मेशन होता है। फिर मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्ति जो है कलर का डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता है, रंगों में भेद नहीं कर पाता है। इसकी डायग्नोसिस करते समय हमें इसके लक्षणों पर ध्यान देना होता है और फिर ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर लेते हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आंखों की विधिवत जांच कर लेते हैं। तब ये प्रूव हो जाता है कि हाँ ये मोतियाबिंद ही है। फिर उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो बताया जाता है कि मोतियाबिंद में मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट करना बहुत लाभदायी नहीं देखा गया है, बल्कि इसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट मिलता है वो सर्जरी के द्वारा ही मिलता है। तो सर्जरी के लिए भी कई विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। इनमें जो जैसे यहाँ पर लिखा गया है 4 विधियां बताई गई हैं: एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, फेको एमल्सिफिकेशन और इंट्रा आकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। जो पहला है वो सबसे कॉमन विधि है कैटरेक्ट को रिमूव करने की। वो क्या है? इस विधि में लेंस तथा लेंस के अग्रभाग को हम रिमूव कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, जबकि उसके पोस्टीरियर, लेंस के पोस्टीरियर कैप्सूल को मेंटेन रखते हैं और इसमें इंट्रा आकुलर लेंस फिट कर दिया जाता है। यह सबसे सामान्य विधि मानी जाती है। दूसरा है एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इसमें लेंस तथा लेंस कैप्सूल को हम पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं। और तीसरी विधि जो बताई गई फेको एमल्सिफिकेशन, इसमें हम करते क्या हैं कि अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशन के द्वारा लेंस के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और फिर एक एक टुकड़े को हम धीरे धीरे रिमूव कर देते हैं, अलग कर देते हैं। चौथा बताया गया इंट्रा आकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। इसमें लेंस को रिमूव कर आंख में इंट्रा आकुलर लेंस हम इम्प्लांट कर देते हैं। ये चौथी विधि बताई गई। तो इस तरह से मोतियाबिंद कैटरेक्ट पार्ट 1
की कहानी अब यही खत्म होती है। बाकी इसमें जो सबसे मुख्य बिंदु है वो होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। वो कैसे करना है, उसके लिए कौन सी जानकारी चाहिए। तो अगर आपको उचित लगे, आवश्यक लगे, तो मोतियाबिंद या कैटरेक्ट पार्ट 2 जरूर अटेंड करें और जरूर पढ़ें। एक कंटिन्यूटी में पढ़ने पर आपको प्रॉपर ज्ञान मिल जाता है। और आप एक पार्ट पढ़ते हैं, दूसरा पार्ट नहीं पढ़ते हैं तो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये मोतियाबिंद पार्ट 2 अवश्य फॉलो करिएगा, अवश्य इसको देखिएगा। इसी के साथ इस वीडियो का हम एक एंड करते हैं।